औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। नाजरीन कराम, आज हम बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सिविल अपील नंबर 25/2018 है। मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी, मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेर, इन दो जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। खलीलुल्लाह एंड अदर्स वर्सेस मोहिम खान एंड अदर्स। अब इसमें तीन बड़े अहम इशू डिस्कस किए गए हैं। पहला इशू जो है वो ये है कि whether the law of limitation applies to a case when a third party interest in the estate of the deceased predecessor has already been established। कि क्या मियाद समात का मामला, लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो अप्लाई होगा विरासत के ऐसे केस में जहां पर एक तीसरे फरीक का जो इंटरेस्ट है विरासती प्रॉपर्टी में वो स्टैब्लिश हो चुका हो। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि एक शख्स ने विरासती प्रॉपर्टी छोड़ी और उसके वारसों में से किसी वारस ने आगे प्रॉपर्टी सेल कर दी और किसी एक वारस को हिस्सा ना मिला, तो जो प्रॉपर्टी उसने सेल कर दी है, इसका मतलब है कि एक तीसरा फरीक भी इसमें शामिल हो चुका है इस प्रॉपर्टी में। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन किया है कि जब तीसरे फरीक का इंटरेस्ट भी डेवलप हो चुका हो, पार्टी फरीक बन चुका, तो फिर वहां मियाद समात का कानून अप्लाई होगा या नहीं होगा। फिर एक और इसमें जवाब जो इस जजमेंट में मिलता है वो ये है कि व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन टू सू अक्योर्स टू एन हेयर लीगल हेयर इन द केस ऑफ डिनायल ऑफ द इनहेरिटेंस। अगर कोई किसी को इनहेरिटेंस में से हिस्सा नहीं मिलता तो फिर यानी इनकार कर देते हैं उसको विरासत में से हिस्सा देने का, तो फिर उसको केस करने का हक जो है, कॉज ऑफ एक्शन कब पैदा होता है। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये था। तीसरा सवाल, इज इट नेसेसरी टू स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्शन mentioned in written statement and is the court obliged to consider and decide objection to the law of limitation even if not raised। तीसरा सवाल इसमें नाजरीन ये उठाया गया है कि क्या ये ज़रूरी है कि जब मुद्दा लाया जो हैं, डिफेंडेंट्स जो हैं, वो रिटन स्टेटमेंट जो आप दावा जमा करवाएं और उसमें वो मियाद समात का या टाइम बार्ड का इशू उठाएं या ना उठाएं, क्या उनका उठाया जाना ज़रूरी है या नहीं है, या अदालत ने आज खुद इसको देखना है कि इसमें लिमिटेशन का लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता। तो इन तीन इश्यूज के हवाले से हम बात आज कर रहे हैं इस जजमेंट में। अब आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस जजमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आई डू होप कि इसको, ये भी लेटेस्ट जजमेंट है, अभी आई है, 10-12 दिन पहले की बात है, इसके ऊपर रिव्यू ज़रूर फाइल होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कुछ चीज़ें इसमें ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए थी, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का मामला था। बहरहाल ये जब कोई केस का फैसला हो जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं।
अभी हमने देखा कि 2016 की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। कितने अरसे बाद? 16 के बाद अब 22-24 में, 7-8 साल के बाद। तो उसका मतलब है 7-8 साल उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को अपहल्ड रखा गया, उसको माना गया, उसका रेफरेंस भी दिया जाता रहा होगा। नाज़रीन इकराम, कायम खान की जो है ना, ये विरासत के हवाले से है। अदालत के सामने जो मामला है वो ये है कि कायम खान वल्द आदम खान की विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से ये केस है, जिसमें उसके पड़पोते, आप इसे कह लें, या इसे पड़नवासा कहेंगे, हम पड़पोता नहीं कहेंगे, पड़नवासा कहेंगे, कि उसकी नवासी उसकी आप बहरहाल एनी हाउ उसे आप हम पड़पोते, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन कह लेते हैं हम इसे। ये इसे पड़पोता कहें या पड़नवासा कहें, उससे हमें नहीं, हम ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, उसने अपनी वालदा मुसम्मात खानजादी की वफात के 30 साल बाद उसका हिस्सा क्लेम किया है। यानी उसकी मां पोती थी और उसका हिस्सा उसकी औलाद ने आगे, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, पड़नवासा कह लें आप इसे, ने क्लेम किया है। नाज़रीन इकराम, रिकॉर्ड के मुताबिक आदम खान के 2 बेटे थे। कौन कौन से जी? करम खान और कायम खान। आदम खान के 2 बेटे थे, करम खान और कायम खान। करम खान का एक बेटा नवाब खान था और जिसका एक बेटा हफीजुल्लाह था। तो जनाबे वाला आदम खान से काम शुरू हुआ। आदम खान के 2 बेटे हैं, एक है करम खान और एक है कायम खान। अब करम खान का एक बेटा है नवाब खान और नवाब खान का आगे एक बेटा है हफीजुल्लाह। ये बात तो हो गई करम खान के हवाले से। अब जो आदम खान का दूसरा बेटा है कायम खान, उसके 3 बेटे थे, मोहम खान, मेहरुल्लाह और हबीबुल्लाह। आदम खान का जो दूसरा बेटा था कायम खान, उसके 3 बेटे थे, मोहम खान, मेहरुल्लाह खान और हबीबुल्लाह। अब इसमें मोहम खान और हबीबुल्लाह जो थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी, वो फौत हो गए। हम बात कर रहे हैं कायम खान के 3 बेटों के मुताबिक। कायम खान के जो 3 बेटे हैं, वो कायम खान के 3 बेटे हैं, मोहम खान, मेहरुल्लाह खान और हबीबुल्लाह खान। मोहम खान और हबीबुल्लाह इशूलेस फौत हो गए। लेकिन जो तीसरा एक और बेटा है, महम खान और हबीबुल्लाह खान, इशूलेस फौत हो गए। और मेहरुल्लाह की जो थी ना, एक बेटी थी, उसका नाम खानजादी था। अब खानजादी जो थी,
जो इस वक्त अपील कुरिंदगान हैं, प्लेंटिफ हैं, मुद्दई थे, जो वो खानजादी के वारसान हैं। उन्होंने कायम खान की जो विरासत में हिस्सा बनता था, वो मिटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर पड़नवासा, उनके पड़नाना का जो, ये परपोते फिर पड़नवासे बन गए, तो उनके जो परनाना का जो हिस्सा बनता था, उसमें अपनी मां का हिस्सा जो है वो मांगा है पड़नवासों ने। अब बात समझ में आई कि कायम खान, आदम खान के दो बेटे करम खान और कायम खान। करम खान का एक बेटा नवाब, उसका एक बेटा हफीजुल्लाह, ये तो फरीक अलहदा हो गया। दूसरा फरीक जो है वो कौन था जी? कायम खान। उसका कायम खान बेटा था। कायम खान के आगे तीन बेटे थे, तीन में से दो तो बगैर औलाद के फौत हो गए, उसकी विरासत आगे नहीं चली। लेकिन एक जो बेटा था मेहरुल्लाह, उसकी एक बेटी खानजादी थी। खानजादी जो है ना, उसके कानूनी वारसान ने अब अपनी विरासत मांगी है। उन्होंने अपने पड़नाना कायम खान की विरासत में से हिस्सा क्लेम किया है। हमने ये नोट किया है कि ना तो मेहरुल्लाह वल्द कायम खान और ना ही मुसम्मात खानजादी दुख्तर मेहरुल्लाह ने जो मुकदमे वाली प्रॉपर्टी है, विरासती हिस्सा, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्लेम नहीं किया। यह नोट किया गया है कि मौजूदा अपील कुनिंदगान ने 2007 में दावा दायर किया, और जैसा कि बताया गया है कि मुसम्मात खानजादी तकरीबन इस दावा के दायर होने से 25 साल कबल फौत हो चुकी थी। खानजादी 2007 में यह दावा दायर किया खानजादी के वारसान ने कि हमारी जो वालदा है उसका हिस्सा हमें दिया जाए, और लेकिन वो खानजादी के फौत होने के 25 साल बाद उन्होंने क्लेम किया। और इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी क्लेम नहीं किया, ना ही उसके वालिद ने और ना ही मुसम्मात खानजादी ने। यानी कि ना मेहरुल्लाह ने अपना हिस्सा क्लेम किया और ना उसकी बेटी ने क्लेम किया था। यह अदालत की ऑब्जर्वेशन है। अदालत यह कहती है कि यह भी रिकॉर्ड पर है कि रिस्पोंडेंट के वालिद ने जलाल खान और हजूर बख्श को 2.5 राखेज जमीन जो थी वो मौजा बोस्तान में फरोख्त कर दी थी। लेकिन ये रिकॉर्ड पर है कि रिस्पोंडेंट के वालिद ने जलाल खान को और हजूर बख्श को ये प्रॉपर्टी फरोख्त की थी। अब ये जो केस चल रहा है, ये चल रहा है खानजादी के वारसान अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं, और उन्होंने ये केस जो किया हुआ है, ये अब उसमें अदालत कहती है जी हमने ये नोट किया है कि रिस्पोंडेंट के वालिद ने जलाल खान और हजूर बख्श को 2.5 राखेज जमीन मौजा बोस्तान में फरोख्त कर दी थी, और इस बात को मौजूदा जो एपिलेंट्स हैं और जिन्होंने ये दावा किया था, मुद्दई थे 2007 में,
उन्होंने इस बात को जो है वो द lawsuit filed by the current appellant was instituted in 2007 while Musammad Khanzadi is reported to have passed away। वो 25 साल पहले फौत हो चुकी थी और ये 7/6/2011 को इन्होंने इन मौजूदा एपिलेंट्स जो हैं खानजादी के जो वारसान हैं इन्होंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया कि जनाब उसमें ये इन हिज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ऑन 7/6/2011 कि ये वाकई जमीन वो खरीद चुके हैं। एडिशनली इन मौजा बोस्तान द रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट्स डिस्पोज्ड ऑफ in favor of Ali Akbar, Mehr Gul and Ali Ahmad son of Murad Khan half of the remaining property in the said mauza as per खतूनी नंबर 15। मजीद बरा मौजा बोस्तान में से रिस्पोंडेंट्स मुद्दा खान ने अली अकबर, महल गुल और अली अहमद पिसरान मुराद खान को बकियादी जायदाद जो इस मौजे में थी वो भी फरोख्त कर दी। खतूनी नंबर 15 के मुताबिक ये वाली वो प्रॉपर्टी थी। अब जिन्होंने ये जमीन खरीदी थी, दीज वेंडीज सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड देयर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू जिक्रिया कासी। इन लोगों ने अली अकबर, महर गुल, अली अहमद ने अपनी हासिल करदा जमीन जिक्रिया कासी को ट्रांसफर कर दी, बेच दी। इस बात को जो This was confirmed by Muhammad Amin and respondent defendant Moham Khan in their statement recorded on 14/6/2011 and 18/6/2011। इन्होंने इस बात को माना है अपने बयानों में 14/6/2011 को और 18/6/2011 को। इन्होंने माना है जी मोहम्मद अमीन और रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट मोहम खान ने। अब जब हम यहां तक पहुंचते हैं तो नाज़रीन किराम, इसी तरह सिमिलरली मौजा चाचर टिप्पा तेली in respondent defendants sold their entire property to Muhammad Hashim and Sharbat Khan as admitted by Muhammad Amin and respondent defendant Maham Khan in their respective statement। तो अब इन्होंने अपनी जो सारी की सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी जो इन्होंने अपने बयानात में बताया। These sales transactions are acknowledged in the evidence प्रेजेंटेड। ये जो ट्रांजैक्शन हुई थर्ड पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो गई, ज़मीनें जो हैं वो बेच दी गई जनाब, और इन ज़मीनों को जो है वो फरोख्त कर दिया गया। मौजा चाचर वाली जो थी वो हाशिम और शबरात खान को बेच दी गई और इसी तरह ज़िक्रिया कासी को ज़मीन बेच दी गई। उससे पहले अली अकबर और महर गुल और अली अहमद को ज़मीन बेच दी गई। अब ये अली अकबर, महर गुल, अली अहमद इन्होंने आगे ज़िक्रिया कासी को ज़मीन बेच दी और बाकी जो ज़मीन विरासत में से बची हुई थी, विरासती ज़मीन, वो आगे उन्होंने मोहम्मद हाशिम और शरबत खान को बेच दी। These sales transactions are acknowledged in the evidence presented। इनको जो है उन्होंने अपने दावे में जो है वो उन्होंने अपने बयानात में इस बात को माना भी है। अपील कुनिंदगान यानी मुद्दईयान जो थे उन्होंने सिर्फ अली अकबर, महर गुल और अली अहमद पिसरान मुराद खान को बतौर मुद्दा अलयान अपने दावे में फरीक बनाया, जबकि दीगर जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी था उनका जिक्र जिनका जिक्र ऊपर किया गया, अभी हमने किया है, उनमें से किसी को भी फरीक मुकदमा नहीं बनाया है, ना ही इस अदालत में दायर केस में उनको फरीक बनाया। अब कुछ लोगों को तो इन्होंने फरीक बना लिया जिन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी,
बाकियों को उन्होंने फ्रीक नहीं बनाया जिन्होंने ये प्रॉपर्टी मजीद आगे से खरीद ली हुई थी। ये मैटर जनाब ना सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। The main thrust of the learned counsel for the appellant was that the right of inheritance is not bound by any law of limitation। तो जनाब वकील साहब का ये कहना है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता वरासती मामलात में इस्लामिक लॉ के हवाले से। The right of legal heirs would accrue at the time of the death of the predecessor and would not require any revenue entry to establish the said right। कि वरासती हक तो उस वक्त शुरू हो जाता है जब बंदा कोई फौत होता है और उसका जरूर नहीं कि इंतकाल ज़मीन किया जाए। He further contended that fraud was committed by the respondent whereby the name of Musammat Khanzadi was fraudulently excluded from the Shajara Nasab Pedagiri table and thus managed to directly transfer the disputed property in the name of respondents। उनके जनाब खानजादी का नाम ही वरासती कागजात में नहीं लिखा गया, तो ये फ्रॉड किया गया। इस हवाले से उन्होंने कुछ हवाला जात भी दिए, जबकि जो रिस्पोंडेंट्स थे उनका कहना था कि इन हालात में कि ये टाइम बार्ड केस है और इसमें जो कायम खान फौत हुआ है इसकी डेथ में और given the period elapsed between their legal challenge and the death of Qaim Khan, which was not agitated by his son Mehrullah and thereafter by his granddaughter Musammat Khanzadi, क्योंकि जनाब इसको उन्होंने चैलेंज नहीं किया था। He then contended that now the great granddaughter Musammat Khanzadi, he then contended that now the great grandchildren are restored by their conduct to claim the same। He further stated that third party interest has been created in this regard। उनका जनाब इसमें तीसरे फरीक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए उसने अपने भी रेफरेंस इसमें दिए। अब अदालत कहती है जी हमने बड़ी केयरफुली जजमेंट्स जो दी हैं दोनों फरीकैन ने उनको देखा है, बट व्हाट रिमेन्स फाउंडेशनल इज दैट द स्टेट ऑफ मुस्लिम ऑन हिज डेथ इज ट्रांसफर्ड टू हिज लीगल हेयर्स। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि एज ऑलरेडी रिट्रेटेड अबव दिस कोर्ट वाइल डीलिंग विद द इनहेरिटेंस केसेस हैज ट्रीटेड वेरी curiously to balance the proprietary rights of the legal heirs of the deceased Muslim owner and third party who has acquired property rights therein, and that too in good faith and for valuable consideration। अब इसमें उसने कहा जी हमने हमेशा अदालत ने जिनका वरासती हक होता है उसको बड़ा एहतियात के साथ हम उसका फैसला करते हैं, लेकिन जब तीसरी पार्टी जिसके वैल्यूएबल राइट्स पैदा हो जाते हैं जिन्होंने कंसिडरेशन दी होती है उनको भी फिर देखना होता है। अब यहाँ पर मेरा इतराज़ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस बात से कि जब मुश्तरी होशियार बाश कहा जाता है तो फिर वो चेक करे ना कि जो ज़मीन वो ख़रीद रहे हैं इसमें किसी का वरासती हक मारा तो नहीं गया हुआ। अगर एक्सक्लूड किया गया खानजादी को उसके हिस्से से तो वो चेक करवाते। मुश्तरी होशियार बाश का मतलब ही ये है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें वो ठीक खरीदें। तो इस केस में जो है ना वो ये स्टांस बहरहाल कोर्ट का है। In our opinion, there is a stark distinction between cases in which an heir has been deprived of his shari share and regarded at the time of recording of the inheritance mutation, and those cases in which the heir come forward to seek his shari share after third party rights in the subject land have been created। उनका जनाब जब तीसरा फरीक कोई शामिल हो जाता है तो उस वक्त केस की नवीयत बदल जाती है। To succeed in respective of the former category of cases as compared to the later is legally less cumbersome as it is not hurdled by the rigors of limitation। The possession over the inherited property by one heir is considered as a constructive possession on behalf of all the heirs। एक शरी वारस का कब्जा किसी जमीन पर हो तो वो यही समझा जाता है कि तमाम शरी वारसान का कब्जा है। And the cause of action would only arise when the deprived heir seeks his share and the same is denied by the other in possession of the inherited property। cause of action सिर्फ उस वक्त पैदा होता है जब एक शरी वारस अपना हिस्सा
कब्जा मांगे, हिस्सा तो ज़ाहिर है उसका बन गया हुआ है, जब उसका वो पोजेशन मांगता है और उसको नहीं दिया जाता, उस वक्त काज ऑफ एक्शन पैदा हो जाता है। However, to succeed in respect of the later category of cases where third party interest is created in the inherited property is legally more problematic। लेकिन जहां पर तीसरा एक फरीक आ जाए जिसने वो जमीन खरीद ली हो किसी वारस से, वहां पर मसाइल पैदा हो जाते हैं। एज अ लीगल हेयर वुड हैव देन हैव टू फेस द रेथ ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। हिस्सा तो अपना ले सकता है, लेकिन यहां पर फिर उसे लिमिटेशन का मामला आ जाएगा। The burden of proof would rest on the claimant there to demonstrate and prove that he was not aware of having been deprived, give cogent reason for not challenging the property record of long standing or showing complicity between the buyer and the seller। अब यहां पर जो क्लेम कर रहा है, जिन वारसान को महरूम किया गया, उन्होंने वो साबित करना है। ये रास्ता खुला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप साबित करें कि आपको नहीं पता था कि ये आगे से प्रॉपर्टी बिक गई है, और फिर आपने तमाम फ्रीकैन को भी उसमें नहीं बनाया, पार्टी नहीं बनाया। इसके लिए बड़े कोजेंट रीजन देने चाहिए, ऐसे रीजन जिनको झुटलाया ना जा सके। अब it is when faced with such legal handicap that the claimant here may seek exception to the bar of limitation provided under section 18 of the Limitation Act by establishing that he was kept oblivious to the cause of action or accrual, कि वो वहां साबित करे कि वो अवेयर नहीं था, जिस वारस को महरूम किया गया वो साबित करे कि मैं अवेयर नहीं था, मेरे ऊपर मुझे नहीं पता था कि कितना वो है, कब ले लिया गया तीसरे फरीक को। Thus, in cases where the claimant here being an injuriously affected person has a right to sue, बस ऐसे केसेस में जहां पे क्लेम करने वाला जो है वो मुतासरा फरीक को, उसको ये राइट है कि वो हक है कि वो केस करे। Does not institute the suit claiming his right within the prescribed limitation period, no fresh period of limitation can be available to him। मतलब ये कहना है कि जब आपको पता चल गया है कि आपको महरूम कर दिया गया है प्रॉपर्टी में से, तो आपको फौरन फिर अदालत में आ जाना चाहिए। मतलब ये है इसका, आप फिर बैठे ना रहें, आप फिर क्लेम कर दें कि ये मेरी जो प्रॉपर्टी थी आगे बेच दी गई है। अब उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बेच दी ना, पीछे कुछ बचा ही नहीं है। अगर कुछ बचा होता तो वो तो फिर उसमें से तो वो उनको कुछ मिल जाना था। अब उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। यह भी एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है। एक और केस में इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी थी कि अब पीछे कुछ बचा ही नहीं है, 50 जगहों पे वो बिक गई हुई है। आप लोगों अब साबित करेंगे आपको ये नहीं पता था कि ये थर्ड पार्टीज को बिक चुकी है। दिस प्रोपोजिशन ऑलरेडी बिन clarified by this court मुसम्मत राबिया गुलाब मोहम्मद जहानान 2022 SMER in the following words। ये लिमिटेशन का मामला इसमें पहले भी डिस्कस हो चुका है, ये जजमेंट मैंने इसका रेफरेंस भी आपको दिया है। In the concurrent case, the legal heirs of Qaim Khan are not merely asserting their rights to inheritance, rather they are also seeking a court declaration against third parties। अब जो कायम खान के वारसान हैं वो ना सिर्फ अपना वरासती हक मांग रहे हैं, ये खानजादी की बात हो रही है, खानजादी जो थी उनकी औलाद थी ना, उसकी आगे औलाद, बल्कि वो डिक्लेरेशन भी मांग रहे हैं थर्ड पार्टीज के खिलाफ, दावा इस्तकरार हक भी। इट इज क्लियर फ्रॉम द प्लीडिंग दैट द सेवरल डेकेड्स हैव पास्ड सिंस थर्ड पार्टी इंटरेस्ट वर क्रिएटेड। प्लीडिंग से, दावा जवाब दावा से ये जाहिर होता है कि ये तीसरी पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो कई दहाइयों पहले पैदा हो चुका है। दिस वॉज इनिशिएटेड व्हेन द फादर ऑफ द रिस्पोंडेंट सोल्ड 2.5 rakis इन मौजा बोस्तान टू जलाल खान एंड हजूर बख्श अप्रोक्सीमेटली 60 years ago। 60 साल पहले जलाल खान और हजूर बख्श को इनके वालिद ने यह जमीन बेच दी थी। एज एडमिटेड बाय प्लेंटिफ हु आल्सो रिप्रेजेंट अदर एपिलेंट्स प्लेंटिफ, ये उन्होंने माना भी है कि जी वाकई ये बिकी हुई है। In his statement recorded on 7/6/2011, further in मौजा बोस्तान, बोस्तान मौजा में भी जो जगह थी
वो अली अकबर को, मैर गुल को और अली अहमद को बेच दी गई थी। सोल्ड हाफ प्रॉपर्टी एज पर खतूनी नंबर 15 2002 में बेच दी गई थी। दीज वेंडी सब्सिक्वेंटली इन्होंने आगे फिर बेच दी थी जकरिया कासी को। इसको भी मोहम्मद अमीन रिस्पोंडेंट ने माना है। अब उसके बाद जो बाकी सारी जमीन थी इन मोजा चाचर टिप्पा तेली में, वो भी बिक चुकी थी, सारी की सारी जमीन। डिस्पोज ऑफ देयर एंटायर प्रॉपर्टी टू मोहम्मद हाशिम इन 1994 एंड शरबत खान इन 1997। 1997 1994 सारी बिक गई। इसको मोहम्मद अमीन एंड रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट माहम खान ने अपने बयानात में माना। गिवन दीज ट्रांजैक्शन अकर्ड way back in 1994 and 97 and the appellants did not institute the suit claiming their right within the prescribed limitation। अब इनको appellants को पता था कि ये जमीनें बिक चुकी हैं और अब कुछ नहीं बचा, तो फिर इनको चाहिए था कि टाइम बार्ड इनके लिए था, ये टाइम पे अपनी जो थी वो विद इन टाइम अपने हक के लिए आते। In view of the above fact, the case law cited by the counsel for appellant does not specifically address the pertinent question in the current case whether the law of limitation applies to a case when a third party interest in the state of disease predecessor has already been established। जब वो establish हो गया तीसरी पार्टी का और सारी प्रॉपर्टी भी बिक गई है और आप अपने बयानात में भी मान रहे हैं हाँ जी ये प्रॉपर्टी बिक चुकी हुई है, तो फिर आप अगर मान रहे हैं कि ये बिक चुकी हुई है तो आपको फिर उस वक्त आना चाहिए जैसे ही आपको ये पता चला था कि ये बिकी है। In the case of denial of the inheritance to an heir, the cause of action to sue accused to him when the co-sharer legal heir is actual possession of the inherited property denies actually or is interested to deny the share of the claimant legal heir in the inherited property। तो जब ऐसा मामला हो कि जब कोई किसी को विरासती जमीन पर जिसने हकीकत में कब्जा किया हुआ है और दूसरे को उसका कब्जा ना दे रहा हो, तो उस वक्त काज ऑफ एक्शन पैदा हो जाती है। The actual denial of right of a co-sharer by the other co-sharer may occur when the latter does something explicit in denial of the rights of former। तो हक तब पैदा होता है जब एक जो है वो दूसरे एक्चुअल जो डिनाइल कर है वो उस वक्त पैदा होता है जब वो एक जो पोजेशन करने वाला दूसरे को पोजेशन ना दे। This court has recently clarified that the transfer of property to a third party, be it through sale or gift, constitutes an actual denial of rights। ये अदालत हालिया फैसला जात में ये क्लियर कर चुकी है कि जब किसी को जमीन बेच दी जाए या गिफ्ट कर दी जाए तो ये डिनाइल ऑफ राइट हो गया है कि आपको आपका हक नहीं दिया गया, किसी और को दे दिया गया। इन कंट्रास्ट, अ सिंपल एनोशिएशन इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड इज रिगार्डेड एज अ थ्रेटेंड और एप्रीहेंडेड डिनाइल ऑफ राइट्स। दिस प्रोपोजिशन हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड इन द केस ऑफ हाजी मोहम्मद यूनुस वर्सेस मुसम्मद फर्रुख सुल्तान 2022 SMER 1282 में भी यह बयान किया गया है। This court has also highlighted a similar distinction in Salamat Ali versus Muhammad Deen। In the matter at hand, the threatened or apprehended denial occurred when Hafizullah, the predecessor of the respondent, transferred the share of Mehrullah into his own name in the revenue record during 1958-60। इस केस में जो डिनाइल थ्रेटेंड या एप्रीहेंडेड डिनाइल उस वक्त हुआ था जब उन्होंने मेहरुल्लाह का हिस्सा अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया था। मेहरुल्लाह जो था वो खानजादी का बाप था 1958 में। द एक्चुअल डिनाइल ऑफ द राइट्स ऑफ द एपेलेंट टुक प्लेस ओवर 60 ईयर्स अगो। तो जब उनका हिस्सा अपने नाम उसने करवाया वो 60 साल पहले करवाया था। When Hafizullah, father of the respondent, sold to others portion of the disputed property in 1994 and 1997, जबकि रिस्पोंडेंट्स के वालिद हफीजुल्लाह ने वो जो जमीन इन्होंने अपने नाम करवा ली हुई थी ये बेची 1994 और 97 को। Therefore, considering that the third party's transaction were executed 60 years ago,
पास ये किया कहा जा सकता है कि तीसरी फरीक की ट्रांजैक्शन जो थी वो 60 साल पहले एग्जीक्यूट हुई। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर आर्टिकल 120 ऑफ द शेड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट हैज elapsed and therefore makes the suit filed by the appellants in 2007 time barred. Additionally, in paragraph 14 and 17 of the plaint, the appellants claimed that their cause of action arose in March 2006. A claim was not supported by any. उन्होंने कहा जी हमें 2006 में cause of action पैदा हुई जिसके लिए उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दी है। बताते ना कि क्या मसला था। ये पैसे जो 2006 में कैसे इनको पता चला कि पहले उन्होंने लारा लगाया हुआ था या कोई चीज दे रहे थे या कोई प्रॉफिट दे रहे थे। तो अब कोर्ट कह रही है कि जनाब 1958-60 में इन्होंने अपने नाम जमीन करवा ली थी। मेहरुल्लाह का जो शेर था खानजादी के अब्बे का, अब्बा जान का, सॉरी। तो एक्चुअल डिनाइल ऑफ द राइट्स ऑफ द एप्लीकेंट टुक ओवर 60 साल पहले, तो उसका फिर असल जो डिनाइल तो हो चुकी थी इनके विरासती हक की। अब 1960 कहां और अब कहां, ये 2006 में अब कह रहे हैं कि मैं, और वो चीजें जो उन्होंने, वो प्रॉपर्टी सारी 1994-97 में सब कुछ वो बेच चुके थे। As objection of the learned counsel for the appellants that the creation of third party interest was not mentioned in the written statement and therefore the same should not be pleaded or evidenced in the current case, upon reviewing the written statement, we noted that the objection regarding limitation has been appropriately recorded. उन्होंने कहा जनाब अपील कुनिंदगान ने, मुद्दईयान का ये कहना है कि जनाब जवाब दावा में थर्ड पार्टीज के इंटरेस्ट के हवाले से कोई बात नहीं की गई और एंड देयरफॉर दिस, उन्हें एविडेंस में ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब अदालत कहती है कि अपॉन रिव्यूइंग द रिटन स्टेटमेंट वी नोटेड दैट द ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग लिमिटेशन हैज बीन एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड। उन्होंने कहा जनाब रिटन स्टेटमेंट में ये सारी चीजें उन्होंने लिमिटेशन के हवाले से लिखी हुई हैं। According to the principle of pleading, once an assertion is duly recorded, it specifies need not to be detailed therein. प्लीडिंग का ये असूल है कि अगर एक चीज एक दफा रिकॉर्ड पर आ जाए तो दोबारा उसके ऊपर जोर देना जरूरी नहीं होता। Even otherwise, if the objection as to the law of limitation is not raised by any of the parties to the suit, the trial court and the appellate court are obligated under section 3 of the limitation act to consider and decide the same. जनाब अगर किसी ने कोई फरीक मुखालफ लिमिटेशन का मामला नहीं अदालत में उठाता तो फिर भी अदालत का ये फर्ज है कि वो सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट के तहत मामले को देखे। Given these circumstances, it is reasonable to conclude that the dismissal of the claim of appellants by 3 lower courts, तीनों अदालतों ने इनके खिलाफ फैसला किया कि जब सारी प्रॉपर्टी जो थी खानजादी के वालिद के नाम से निकलकर उधर चली गई थी कायम खान की तरफ, उस वक्त थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा हो गया था। उन्होंने 94 और 97 को सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। तो लोअर कोर्ट्स ने जो फैसला किया है लिमिटेशन, ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन, वो दुरुस्त किया है। इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस ऑफ दिस कोर्ट दैट वेयर देयर आर कंकरेंट फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ ऑफ द कोर्ट बिलो, दिस कोर्ट ऑर्डिनरी डज नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। कॉन्सिक्वेंटली द अपील इज डिसमिस्ड। तो जनाब इस अपील को जो है ना वो नतीजतन डिसमिस कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट। पहला इशू ये है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई क्या होता है जब तीसरी पार्टी का इंटरेस्ट पैदा हो जाए। वो इसमें डिस्कस किया गया है। तो जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट खलीलुल्लाह एंड अदर्स वर्सेस माहम खान एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 25Q/2018, जस्टिस याहिया अफरीदी, मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल,
इस केस का जो लिखा है फैसला वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने लिखा है, और इसमें जो इशू डिस्कस किया गया है वो ये है कि जब तीसरी पार्टी का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, when the law of limitation applied to a case, whether the law of limitation applies to a case when a third party interest in the state of the disease predecessor has already been established. क्या लिमिटेशन का कानून, मियाद समात का कानून, टाइम बार्ड का जो कानून है वो अप्लाई होता है जब किसी विरासती प्रॉपर्टी में किसी तीसरे फरीक का इंटरेस्ट पैदा हो जाए। तो इस हवाले में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि द लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज टू अ केस व्हेन अ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन द स्टेट ऑफ द डिजीज प्रेडिसेसर हैज ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड, कि लिमिटेशन अप्लाई जो है ऐसे केसेस में जब तीसरे फरीक का विरासती प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पैदा हो जाए तो फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता है। ये बात इसमें डिस्कस की गई थी, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी ये ज़रूरी नहीं है कि आप अदालत जो है वो आज खुद भी रिटन स्टेटमेंट में अगर कोई बात ना भी की है तो आज खुद भी वो अदालत जो है वो टाइम लिमिटेशन के हवाले से डिसाइड कर सकती है। इसी तरह एक जो बड़ा अहम इशू था कि व्हेन द काज ऑफ एक्शन टू सू एक्यूर्स टू एन हेयर इन द केस ऑफ डिनायल ऑफ द इनहेरिटेंस, कि काज ऑफ एक्शन कब पैदा होती है किसी वारिस को इन द केस ऑफ डिनायल ऑफ द इनहेरिटेंस के जब उसे ना मिल रही हो। तो इस हवाले इन द केस ऑफ डिनायल ऑफ द इनहेरिटेंस टू एन हेयर द काज ऑफ एक्शन टू सू एक्यूर्स टू हिम व्हेन द को शेयरर लीगल हेयर इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी डिनाइज एक्चुअली और इज इंटरेस्टेड टू डिनाई द शेयर ऑफ द क्लेमेंट लीगल इन द इनहेरिटेड, जब वो देने से इनकार कर दे। तो 1958-59 में उन्होंने इनकार कर दिया था, प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा ली थी, उन्हें चाहिए था कि उस वक्त इसका क्लेम करते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। अशरफ आसमी एडवोकेट से राब्ता करने के लिए 0300426227 व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कीजिए।